अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। समुंदर की हौलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। अब मैं अपने इस काम को पूरा करना चाहता हूँ, मगर प्रोग्राम क्या है? मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार उसी जगह रुक कर करना होगा, और मैंने उसके लिए बहर असूद का इंतखाब किया है। तुर्की में हम बहर असूद में क़याम करेंगे। मैं और शिरादी साहब पूरा गोए जाकर प्रोफेसर बैरन को अपने साथ ले आएंगे। मैंने इस सिलसिले में प्रोफेसर से कुछ ख़तो किताबत की है और उन्हें इस बात पर आमादा कर लिया है कि वो हमारे उस समुद्री सफ़र में हमारा साथ दें। गो उन्हें तफसीलात अभी तक नहीं मालूम, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि अगर मैं उन्हें ये तमाम तर तफसीलात से आगाह कर दूं तो वो हमारा साथ देने पर तैयार हो जाएंगे। चुनाचा दोस्तों, मैं ये फ़ैसला कर चुका हूँ कि अब हमारा जहाज़ तुर्की में क़याम करेगा और वहाँ से मैं और असद शिरादी योरागोए जाकर जल्द अज जल्द प्रोफेसर को अपने साथ ले आएंगे। नहायत मुनासिब बात है। इसके साथ साथ ही मैं आपको वो समुद्री इलाके दिखाना चाहता हूँ जो हमारे निशाने पर हैं। अब एडगर ने प्रोजेक्टर का इस्तेमाल शुरू कर दिया था और उसके बाद वह दुनिया भर के समंदरों से मुतअल्लिक़ तफसीलात इस प्रोजेक्टर पर बताने लगा। उसने ये फिल्में ना जाने कहाँ से हासिल की थीं, लेकिन वो इतनी वाज़ेह और कामयाब फिल्में थीं कि एडगर उन लोगों को जिन रास्तों के बारे में बता रहा था वो पूरा ज़हन नशीन होते जा रहे थे, और उन रास्तों से हटकर जो समुद्री दुनिया थी वो भी उनके इल्म में आती जा रही थी। बहुत देर तक ये फ़िल्म चलती रही और एडगर उन्हें समुद्री मालूमात फराहम करता रहा। उसके बाद फ़िल्म बंद हो गई। एडगर ने कहा, तो ये हैं वो रास्ते जहाँ से हम अपने मकसद का आगाज़ करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि बहर असूद में दाखिल होने के बाद जब हम वहाँ से आगे बढ़ें तो बाएं से मत उस इलाके में जिसका मैं निशान बता रहा हूँ हम अपनी तहकीकात का पहली बार आगाज़ करें। बिला वजह यहाँ से योरागोए तक का तवील सफ़र इख्तियार करना हमाकत होगी, क्योंकि इस दौरान हमें तमाम समुद्री इलाके छोड़ देना होंगे। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि अब मुझे इस बात पर बेहद अफसोस हो रहा है कि हमने ये बात मिस्र में क्यों ना सोची। असद शिरादी ने कहा, मैंने ये बात मिस्र में सोची थी, लेकिन एक ज़रा सी तब्दीली ज़रूरी थी। मैं तुर्की तक पहुंचना चाहता था ताकि उस जहाज़ का भी अच्छी तरह जायज़ा लिया जाए। खैर, अब जो कुछ भी हुआ इसमें कोई हर्ज नहीं। मेरा ख्याल है तुर्की की क़याम में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने जो बैनुल इक़वामी इजाज़तनामे हासिल किए हैं उनके तहत दुनिया के किसी भी मुल्क में समुद्री क़याम में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हर मुल्क के कवानीन का पास करना होगा। एडगर अपनी इस कामयाब मीटिंग से बहुत खुश था और उसने मीटिंग के बाद तमाम लोगों के लिए काफ़ी का एहतमाम किया। इस वक्त ये सब उसके मेहमान बन गए थे और पुरलुत्फ़ सी फ़िज़ा पैदा हो गई। फिर कुछ देर के बाद ये मीटिंग ख़त्म हो गई और कैप्टन ने हाल से बाहर निकलते हुए शाबान का हाथ पकड़ लिया। मिस्टर शाबान, आज से आप मेरे साथी होंगे। मैं आपको आपकी जिम्मेदारियां समझा दूंगा और एक इजाज़त दी जाती है कि आपको जब भी आप इन जिम्मेदारियों से उकताहट महसूस करें अपने तौर पर तफरीहात में मसरूफ़ हो जाएं। जी बेहतर है, शाबान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उसके अंदर काफ़ी खुद एतमादी पैदा हो गई थी। हालांकि इस वक्त भी उसने दर्दाना से मशवरा तलब किया था कि एडगर की हदायत पर अमल किया जाए या इनकार कर दिया जाए, लेकिन उन लोगों से इजाज़त मिलने के बाद वो पुरसकून अंदाज में कैप्टन के साथ चल पड़ा था।
गार्था बर्था अपनी दोनों साथी लड़कियों के साथ उस कमरे में दाखिल हो गई जहां हल्का फुल्का फर्नीचर पड़ा हुआ था और एक लंबी चौड़ी मेज के पीछे एक अजीब सी शख्सियत बैठी हुई थी। उसका चेहरा इंतहाई चौड़ा था और बदन भी उसकी मुनासबत से निहायत ठोस और मजबूत। एक निगाह देखने से वो कोई ताकतवर पहलवान मालूम होता था, लेकिन उसकी आंखें दो बारीक लकीरों की मानत थीं और खुलती ही नहीं थीं। ना जाने उन नन्ही नन्ही आंखों से वो देख कैसे लेता था। मिस्री नसाद ही था और काफ़ी खौनख्वार नज़र आता था। उसने अपनी आंखों से इन तीनों को देखा और अपनी जगह से कुर्सी खिसका कर खड़ा हुआ और उसने गर्दन खम करते हुए कहा, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। मेरा नाम जाइंट है। गार्था मुस्कुराती हुई उसके करीब पहुँच गई और उसने अपना हाथ मुसाफे के लिए जाइंट के हाथ में दिया और फिर उसे इस बात का अफसोस हुआ कि उसने ये अहमकाना हरकत क्यों की थी। चौकोर और इतने भद्दे हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे अपने हाथ में शदीद तकलीफ़ का एहसास हुआ था। गार्था जाइंट के सामने बैठ गई। जाइंट ने कोरा गरीना को मुखातब करते हुए कहा, नहीं मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आप लोग भी तशरीफ़ रखिए। मेरे यहाँ आने वाले हर मेहमान का इस्तकबाल बहुत एहतराम से किया जाता है। गार्था होंठ सिकोड़ कर उसे देखने लगी, फिर बोली, मिस्टर जाइंट, मैं आपके पास एक काम से हाज़िर हुई हूँ। आपका नाम सर आंखों पर। मैडम बताइए क्या काम है? थोड़ी सी मालूमात हासिल करना चाहती हूँ। मैं आपको अपने कमरे में ख़ास में जाकर दुनिया की तमाम मालूमात फराहम कर सकता हूँ। गार्था ने एक निगाह कोरा और गरीना को देखा और बोली, जैसा आप पसंद करें, लेकिन ये मालूमात हमें हासिल करना बेहद ज़रूरी है। आप इत्मीनान रखिए। अगर मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ तो वादा करता हूँ कि बताने से गुरेज नहीं करूँगा। जाइंट अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसी कमरे के अकब में एक दरवाज़ा बना हुआ था जिस पर एक पर्दा पड़ा हुआ था। जाइंट ने उस पर्दे को एक तरफ हटाया और उन तीनों से अंदर आने के लिए कहा। तीनों अंदर दाखिल हुई। एक छोटी सी गैलरी नुमा जगह थी जिसमें सीढ़ियां नीचे उतरती चली गईं। जाइंट ने एक बटन दबाया और सीढ़ियां रोशन हो गईं। उस रोशनी में 20 सीढ़ियां तय करने के बाद वो जिस जगह पहुंची वो वाकई काबिले दीद जगह थी। एक बहुत बड़ा वसीओ अरीज हाल एयर कंडीशन था और उसमें कीमती साजो सामान पड़ा हुआ था, जिससे अंदाजा हुआ कि जाइंट बेपनाह दौलतमंद इंसान है। गार्था ने पसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा, आपका ज़ौक़ बहुत उम्दा है मिस्टर जाइंट। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मैं बहुत ही खुश ज़ौक़ आदमी तस्वर किया जाता हूँ। ख़ास तौर से ख़वातीन के मामले में आप यकीन कीजिए मैडम, मैं आपके नाम से भी वाकिफ़ नहीं हूँ। अगर आप और आपकी साथी लड़कियाँ इस कदर जाज़बे निगाह ना होती तो इस जगह तक उनकी रसाई नामुमकिन थी। खैर, अब हम इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। मैं दूसरों की मुदाखलत के रास्ते बंद किए देता हूँ। जाइंट ने एक दीवार के करीब जाकर एक सुर्ख बटन दबाया और जिस रास्ते से ये लोग अंदर दाखिल हुए थे वहाँ एक दीवार सी आ गई। कोरा और करीना को उसने एक सिमत बैठने के लिए इशारा किया और फिर खुद दूसरी जगह आ बैठी। जाइंट उनके सामने ही सोफे पर आ गया था। गार्था बर्था ने जाइंट की तरफ तवज्जो दी और बोली, हाँ तो मिस्टर जाइंट, आप मुझे वो मालूमात फराहम करने का वादा कर चुके हैं। पूछिए आप क्या मालूम करना चाहती हैं। अमीर अर्तका हाशमी, बेपनाह दौलतमंद, लातादाद बीवियों का शोहर और लाताद लड़कियों का ख्वाहिशमंद, जाइंट ने कहा और बेइख्तियार हंसने लगा। तुमने मिस्टर जाइंट को कुछ वक्त पहले अमीर अर्तका की नौकरी इख्तियार की थी। जाइंट के होंठ सिकुड़ गए। उसने आहिस्ता से कहा, नहीं मैडम, बोलते हुए ज़रा एहतियात से कीजिएगा। जाइंट ने सारी ज़िंदगी कभी किसी की मुलाजमत नहीं की। हाँ, कमीशन एजेंट की हैसियत से वो हर शख्स के लिए काम करता रहा है। आपके लिए भी काम कर सकता है, लेकिन आपसे कमीशन ज़रा मुख्तलिफ होगा। और फिर वो बेतुके अंदाज में हंसने लगा।
खैर कमीशन एजेंट ही सही, आपने कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी संभाली थी। हाँ, वो मीर अर्तका के मेहमान थे और एशिया के एक मुल्क से आए हुए थे। अमीर अर्तका को उनके लिए खतरात लाहक थे और उसका ख्याल था कि कुछ लोग उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, चुनाचा मैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करूं। दरअसल ये एक मखसूस वक़्त के लिए था, क्योंकि उसके बाद उन्हें मिस्र से रवाना हो जाना था। वो लोग जिनका तुम तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे मिस्टर जायंट, एक औरत और एक नौजवान लड़का थे ना? जी हाँ, ये 2 ही अफराद थे। उनमें एक तीसरी शख्सियत भी थी, लेकिन उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे कोई ख़ास हदायत नहीं सौंपी गई थी। उसने एक जहाज़ बनाया था जिसका नाम अखनातून है। हाँ, अजीमो शान जहाज़, मैं उसका जायज़ा ले चुका हूँ। उस जहाज़ का मकसद क्या था? सफ़र, दुनिया भर के समुद्रों का सफ़र। वो एक अजीमो शान समुद्री सफ़र पर रवाना हुआ है और अब उसके शनासा ये कहते हैं कि हो सकता है वो इस सफ़र से कभी वापस ना आए। जायंट फिर अपने मखसूस अंदाज में हंसने लगा। आप बता सकते हैं मिस्टर जायंट कि इस सफ़र का मकसद क्या है? अजीमो शान समुद्री सफ़र से समुद्री मालूमात हासिल करने का ख्वाहिशमंद है और वह उसके लिए उसने बड़े बड़े माहिरीन तलब किए हैं। गालिबन एशिया से आने वाले वो 3 अफराद इसी सिलसिले में उसके मुआवनकार थे। वैसे क्या आप शादीशुदा हैं? जायंट ने फिर एक अहमकाना सवाल दरमियान में दाखिल कर दिया, जिसका जवाब गार्था ने देना मुनासिब नहीं समझा। फिर उसने कहा, आप बता सकते हैं मिस्र से रवाना होने के बाद वो कहाँ क़याम करेंगे? नहीं, ये मेरे फ़राइज़ में दाखिल नहीं था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जायंट, बस आपसे इसी कदर मालूमात दरकार थीं। कोई बात नहीं, आपने यहाँ तक आने की जहमत की, लेकिन आपको अमीर अर्तका से क्या दिलचस्पी है मैडम? और ये दोनों लड़कियाँ इस कदर खामोश क्यों हैं? भाई तुम लोग भी बातें करो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, जायंट ने कहा। आप हमें इजाज़त दीजिए मिस्टर जायंट, ग्रीना ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह क्या मुस्कुराहट है, बहुत खूबसूरत और आवाज़ भी बहुत हसीन है। और लड़की तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कोरा है, कोरा ने गर्दन खम करके कहा। तावन करने वाली कोरा, जो पहली बात पर फौरन जवाब देती है। वैसे मिथवर्था, आपका इन दोनों लड़कियों से क्या ताल्लुक है? मेरा इनसे कोई भी ताल्लुक है मिस्टर जायंट, आप हमें इजाज़त दीजिए। नहीं डियर, आपको यहाँ आने से पहले जायंट के बारे में मालूमात हासिल कर लेना चाहिए थी। क्या आप मेरी आंखों में पसंदीदगी के तासरात नहीं देख रही? जायंट ने कहा। मेरी आंखों में झांक कर देखिए मिस गार्था, आप लोग यहाँ कुछ वक़्त क़याम करें, मैं एक बेहतरीन मेज़बान साबित होऊंगा। वैसे आपको यहाँ आने से पहले मालूम कर लेना चाहिए था, हसीन ख़वातीन मेहमान अपनी मर्जी से आती हैं और फिर जायंट की मर्जी से वापस जाती हैं। यानी अगर हम ना रुकना चाहें तभी आप हमें रोकेंगे, वर्था ने नरम और पुरअखलाक लहजे में कहा। हाँ, आप यही समझ लीजिए, बस इंसान का अपना अपना तरीक़ेकार है। आप ये देखिए, ये 6 दरवाजे नज़र आ रहे हैं आपको। इनके अक़ब में बेहतरीन और सजे हुए खूबसूरत कमरे हैं जहाँ ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मौजूद हैं। और ये 7वां बड़ा दरवाज़ा एक और कैफियत का हामिल है। मसलन गार्था ने उस दरवाजे पर गौर नहीं किया था। जायंट ने फिर एक दीवार के करीब पहुंचकर एक और बटन पर उंगली रखी और पर्दा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक बड़ा सा पिंजरा नुमा कमरा नजर आ रहा था, जिसके सामने के हिस्से पर बारीक बारीक खूबसूरत तीलियां लगी हुई थीं। ये तीलियां गालबन शीशे या किसी खास चमकदार किस्म की धात से बनाई गई थीं। इन तीलियों में कोई दरवाज़ा नहीं था, लेकिन देखते ही देखते उनके दरमियान एक गोल दरवाज़ा नमूदार हो गया और जायंट ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर का मंजर आप देख रही हैं। दरअसल ये पिंजरा है। इस पिंजरे में मेरी पसंदीदा चिड़ियाँ रहती हैं और जब वो इस पिंजरे में दाखिल हो जाती हैं तो फिर कभी नहीं उड़ पाती। खूबसूरत हसीन हसीन चिड़ियाँ पिंजरे की इन रंगीन तीलियों के पीछे कितनी प्यारी लगती हैं, मैं आपको बता नहीं सकता मैडम। और आपसे ज़्यादा खूबसूरत चिड़ियाँ और कौन हो सकती हैं? मिस्टर जायंट, इस पिंजरे में दाखिल होने के बाद क्या इन चिड़ियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता? मिस्टर जायंट, आपका ये अजायब घर बहुत खूबसूरत है।
और हमें अब यहाँ से जाने की इजाज़त दीजिए। बराह करम मेरी ये दावत कबूल फरमा लीजिए, वरना इसके बाद मेरे अंदाज तब्दील हो जाएंगे। मसलन क्या होगा, आपको इस पिंजरे में कैद कर दिया जाएगा, तो फिर हमें एक पिंजरे में कैद कर दीजिएगा। गार्था ने हंसते हुए कहा और जायंट के चेहरे पर संजीदगी के तासरात फैल गए। उसने आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैडम के हुक्म की तामील की जाए। गार्था दरअसल यही अंदाज़ा लगाना चाहती थी कि यहाँ उस जगह जायंट के अलावा और कोई है या नहीं, और ये अंदाज़ा उससे बखूबी हो गया। चौका 6 दरवाज़ों से पर्दे हटे और 6 स्याह फाम अंदर दाखिल हुए। ये आहनी जिस्मों के मालिक फौलादी किस्म के आदमी थे। उनके जिस्मों पर बहुत मुख्तसर लिबास था और गार्था ने एक लम्हे में उनकी चाल डाल से ये अंदाज़ा लगा लिया कि वो मार्शल आर्ट के माहिर हैं। 6 के 6 गालबन अफ्रीकी नसात थे और खासे खौनख्वार नजर आ रहे थे। उनकी पेशानियों पर सुर्ख पट्टियां बंधी हुई थीं। गार्था ने कोरा और ग्रीना की जानब देखा, दोनों चेहरे से मुतमिन नजर आ रही थीं। गार्था ने हंसते हुए कहा, तमाशा देखना पसंद करेंगे मिस्टर जायंट? कैसा तमाशा? चिड़ियों की परवाज का, गार्था ने कहा और जायंट ने समझने वाले अंदाज में उसे देखने लगा। फिर बोला, मैं समझा नहीं मिस गार्था, ये चिड़ियां बेहतरीन परवाज करती हैं और किसी के काबू में नहीं आती। ये हाल तो बहुत वसी है। अगर आप सिर्फ 4 गज के दायरे में उन्हें छोड़ दें तो आप में से कोई भी शख्स इन्हें हाथ नहीं लगा सकता। मैं तो ये तमाशा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जायंट कहका मारकर हंस पड़ा। फिर बोला, मैं ये तमाशा अच्छी तरह देखना पसंद करूंगा। हाँ, तो तुम लोग समझ रहे हो ना, तुम्हें ये दोनों चिड़ियां पकड़कर इस पिंजरे में डालनी हैं। क्या ख्याल है, डाल सकोगे? उसने अपने साथियों की तरफ देखकर कहा और सब ने गर्दनें खम कर दी। कोरा और ग्रीना तैयार हो गई थीं। वो हाल के वसत में आ गईं। हालांकि फर्नीचर वगैरह काफी पड़ा हुआ था, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने वो खाली जगह भी देखी थी जो इस काम के लिए मौजूद तरीन थी। 6 स्याह फामों में से 2 अफराद आगे बढ़े और उनमें से एक ने भर्राई हुई आवाज में कहा कि बेहतर है मैडम, खुद को हमारे हवाले कर दें, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जवाब में कोरा ने दोनों हाथ कमर पर रखे और मुस्कुराती निगाहों से अपने सामने खड़े शख्स को देखने लगी। फिर उसने बदन को हल्की सी जुम्बश दी और वो फिर फिरकिनी की तरह घूम गई, लेकिन उसके एक पांव में पहने हुए जूते की नोकीली ठोकर उस शख्स की ठोड़ी के नीचे हिस्से में लगी थी। और ये देखकर जायंट की आंखें हैरत से फैल गईं कि काफी वजनी और कद आवर स्याह फाम अपनी जगह से तकरीबन 4 फुट ऊंचा उछला और कलाबाजी खाकर सर के बल नीचे गिरा। कदरा और ग्रीना ने मिलकर उन 6 आदमियों को मार मार कर बेहोश कर दिया। गार्था जायंट की तरफ से होने वाली किसी भी जुम्बश के लिए अपने आप को तैयार किए हुए थी। गार्था ने मुस्कुराकर आंखें बंद किए हुए गर्दन हिला दी। फिर आहिस्ता से कहा, मिस्टर जायंट, मैं आपसे एक तमाशे के लिए कहा था ना, क्या आपको ये तमाशा पसंद नहीं आया? पर ये, जायंट ने मुंह से अजीब सी किस्म की आवाज़ें निकाली। मकसद उन दोनों ही के बारे में कुछ कहना था जिनकी वजह से उसके बेहतरीन आदमी बुरी हालत में पड़े हुए थे। और उसी वक्त जायंट ने अपनी जगह से तड़प कर बगली होलिस्टर से पिस्तौल निकाला, लेकिन वो सोच भी नहीं सकता था कि करीब बैठी हुई गार्था का पांव वहीं से उठ जाएगा और पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर फिजा में उछलेगा और फिर गार्था के हाथ में आ जाएगा। ये काम इतनी बरक रफ्तारी से हुआ कि जायंट को एहसास भी ना हो सका कि क्या हो गया। उसने मुंह फाड़कर गार्था को देखा और अपनी जगह खड़ा हो गया। बैठिए मिस्टर जायंट, बकवास मत करो तुम। जायंट के हलक से अजीबोगरीब आवाजें निकलने लगीं। गार्था ने पिस्तौल अपने हाथ में ले लिया और फिर अपनी जगह से खड़ी हो गई। गार्था ने जायंट से पिस्तौल के रू पर दरवाजा खुलवाया। उसके खुलते ही गार्था की टांग चली और जायंट की गद्दी पर जाकर लगी। जायंट को यूं महसूस हुआ जैसा कोई बम फटा हो और वो वहीं ढेर हो गया। गार्था अपने दोनों साथियों की तरफ पलटी और कहा, चलो चलते हैं, बेकार है अब यहाँ रुकना। गार्था ने कहा और उसके बाद पुरइत्मीनान कदमों से चलती हुई वहां से बाहर निकल आईं। यूरागोए के दारुल हुकूमत में उन लोगों ने होटल अस्कारा में क़याम किया।
اسد شیرازی दर्दाना को शाबान के सिलसिले में खसूसी हदायत देकर आया था। शाबान की शख्सियत को उसने मुस्तकिल छुपाए रखने का फैसला किया। हालांकि एडगर ने शाबान को अपने मातहत की हैसियत से मुंतखब करके उन दोनों को हैरत में डाल दिया था। एडगर मुआर्लस ने जहाज के सिलसिले में मजीद कुछ कार्रवाइयाँ की और बहुत सी तस्वीर बनाकर अपने साथ रख ली थी। रास्ते में उसने प्रोफेसर बैरन के बारे में बातें कही थी और असद शैराजी को बताया था कि वह समुद्रियात से किस कदर मुतअल्लिक रहा है। एडगर शाबान को जहाज का मुकम्मल तौर पर निगरान बनाकर यूरागोई की जानब रवाना हुआ। बहर तौर उन लोगों का प्रोग्राम था कि इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा वक्त सिर्फ नहीं किया जाएगा। एडगर ने कहा था, चौंका मैंने प्रोफेसर बैरन को इस बारे में तमाम तफसीलात लिख दी थी और उन्हें अपने मकसद से आगाह भी कर दिया था। इसलिए इस बात के अमकानात हैं कि प्रोफेसर हमें तैयार मिलेगा। अस्कारा में क़याम करने के बाद वो प्रोग्राम बनाते रहे। प्रोफेसर की रिहाइशगाह के बारे में उन्हें पता चला था कि वो साहली इलाके में है। ये बात भी डॉक्टर मुशर्रफ से मुमासलत रखती थी। बहरतौर इन तमाम मालूमात के बाद वो प्रोफेसर से मुलाकात करने के लिए चल पड़े। इमारत के सदर दरवाजे पर गाड़ी रोकने के बाद प्रोफेसर के बारे में मालूमात हासिल की गई। एक खुश अखलाक शख्स ने कहा, जनाब अली, प्रोफेसर की कोठी यही है और आप लोगों के बारे में मालूमात हासिल करके मुझे खुशी होगी। तुम कौन हो? एडगर ने उस शख्स से पूछा और वो गर्दन खम करके बोला, मुझे प्रोफेसर के ज़ाती सेक्रेटरी होने का फ़ख्र हासिल है। अगर ये बात है तो तुमने मेरे खतूत ज़रूर पढ़े होंगे। मेरा नाम एडगर है, कैप्टन एडगर मुआर्लस, उस शख्स ने गर्दन खम करके कहा। एडगर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बराह करम तशरीफ लाइए, आपका इस्तकबाल करके मुझे दिल्ली मुसर्रत होगी। वैसे प्रोफेसर इस वक्त अपनी तहकीकाती नशस्त पर हैं और हो सकता है बहुत देर में वापस आएं, लेकिन चौंका आप बाहर से तशरीफ लाए हैं, इसलिए मैं आपको उनके पास ले जा सकता हूं। वैसे ये तहकीकाती नशस्त कहाँ है? साहल पर, उस शख्स ने जवाब दिया और एडगर ने असद शैराजी को देखा। असद शैराजी बोला, बेहतर ये होगा कि प्रोफेसर से मुलाकात कर ली जाए। बाद के मामलात हम उन्हीं के मशवरे से तय करेंगे। सेक्रेटरी उनके साथ साहल की जानब चल पड़ा। वहाँ पर जा बजा ऊंची ऊंची चट्टानें बिखरी हुई थीं। लहरें चट्टान से कुछ फासले पर थीं, लेकिन इसके बावजूद कुर्बो जवार की जगह पानी से नम महसूस होती थी। और यहाँ असद शैराजी ने एक अजीबुल खलकत शय देखी, जिसे देखकर उसे यकीन नहीं आया कि ये कोई इंसान हो सकता है। लेकिन चौंका जिसामत इंसानों जैसी ही थी और जिस्म का लिबास भी बिल्कुल इंसानों ही जैसा। चुनाचा तस्लीम करना पड़ा कि वो कोई इंसान ही है। गोश्त और हड्डियों का एक ढेर किसी मेंढक की तरह अपने घुटनों और हाथों की कोहनियों के बल पर जमीन पर ऊंधा पड़ा हुआ था और उसकी ठोड़ी एक पत्थर के टुकड़े पर रखी हुई थी। उसकी आंखें समुंदर की जानब नगरां थीं और बदन में कोई जुम्बश नहीं महसूस होती थी। बिल्कुल ऐसा ही लगता था जैसे किसी बहुत बड़े साइज के मुर्दा मेंढक की लाश यहाँ पड़ी हुई हो। उन लोगों की आमद पर भी उसके अंदाज में कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई। ना ही उसके जिस्म की जुम्बश से ये पता चलता था कि वो सांस ले रहा है। कैप्टन ने असद शैराजी का हाथ दबाकर सरगोशी के अंदाज में कहा, प्रोफेसर बैरन। और असद शैराजी ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। तब एडगर से सेक्रेटरी ने कहा, क्या इस हालत में हम प्रोफेसर बैरन को डिस्टर्ब कर सकते हैं? आप चौंका मेहमान हैं जनाब, इसीलिए मैं आपको यहाँ लाने की जिसारत कर सका हूँ। एडगर ने आहिस्ता से प्रोफेसर के करीब पहुँचकर कहा, प्रोफेसर, मेरा नाम एडगर मुआर्लस है। उसके इन अल्फाज पर उस इंसानी गोश्त के ढेर में जुम्बश पैदा हुई और बड़ी सी गर्दन अचानक ही घूमी। उसके देखने के अंदाज में एक बड़ी खौनख्वार सी कैफियत थी, जैसे उसे अपने इस तरह डिस्टर्ब किए जाने पर सख्त गुस्सा आया हो। फिर वो खामोशी से एडगर को देखता रहा। उसके बाद अचानक ही दोनों हाथ रेत पर टिकाकर घुटनों के बल सीधा होकर बैठ गया। एडगर के बाद उसने असद शैराजी को देखा, फिर अपने सेक्रेटरी को, और सेक्रेटरी ने आहिस्ता से कहा, कैप्टन एडगर मुआर्लस सर, जिनके बारे में आपने फरमाया था कि अगर इनका कोई पैगाम मिले या यहाँ आए तो आपको फौरन इत्तला दी जाए। प्रोफेसर के चेहरे पर कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ा हो गया। हेलो कैप्टन एडगर मुआर्लस, उसने अपना हाथ मुसाफा के लिए आगे बढ़ा दिया था।
एडगर ने उससे पुरजोश मुसाफा किया और उसके बाद प्रोफेसर असद शराजी की जानिब मुतवज्जा हुआ। हेलो सर, लेकिन आपका मुझसे कोई तारुफ नहीं है। मेरा नाम असद शराजी है। मैं पहचान गया। एडगर ने मुझे आपके बारे में काफ़ी तफसीलात लिखी थी। मुआफ़ी चाहता हूँ। समुंदर मेरी ज़िंदगी है। यहाँ रहकर मैं समुंदर को देखता रहता हूँ और समुंदर मुझे अपनी कहानियाँ सुनाता है। आपको इंतज़ार की ज़हमत गवारा करना पड़ी। प्रोफेसर इन दोनों के साथ दोबारा उस इमारत के करीब पहुंच गए और वो उन लोगों को लेकर ड्राइंग रूम के दरवाजे तक आया। सेक्रेटरी भी उनके साथ था। उसने सेक्रेटरी से कहा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बिठाओ, मैं लिबास तब्दील करके आता हूँ। सेक्रेटरी ने खुश अखलाकी से कहा। तशरीफ़ लाइए, सेक्रेटरी ने कहा। प्रोफेसर लिबास तब्दील करके वापस आ रहा था, लेकिन आने वाली एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी जो बहुत ही हसीन लिबास में मलबूस बेहद दिलकश नजर आ रही थी। दोनों ने इस्तकबालिया निगाहों से उसे देखा। लड़की के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। वो फिर दफतन ही एडगर ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, ओह मिस सैंडा, अगर मेरा अंदाज गलत नहीं है तो आप सैंडा ही हैं। सैंडा ने तअज्जुब भरी निगाहों से एडगर को देखा और फिर एकदम बोली, ओहो अंकल एडगर, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो आप भी कैप्टन एडगर वायरलेस हैं। ज़ाहिर है हम दोनों के अंदाजे गलत नहीं साबित हो सकते। मिस्टर शराजी, ये प्रोफेसर की साजदादी जिसने मेरे साथ समुद्री सफ़र भी किया था। असद शराजी ने उठकर गर्दन खम की और लड़की मुस्कुराती हुई बोली, आप लोग यहाँ कब पहुँचे अंकल? ये तहकीकाती नशस्त क्या चीज़ है सैंडा? कैप्टन ने वो सवाल कर डाला जो असद शराजी के जहन में गर्दिश कर रहा था। सैंडा ने मुस्कुराते हुए कहा, साहल पर एक चट्टान मुंतखब की हुई है डैडी ने, और वहाँ वो बैठकर समुंदर पर निगाहें जमाए रहते हैं। आपको हंसी आएगी इस बात पर कि उनके बैठने का अंदाज भी बहुत मखसूस है। फिर वो मंजर बयान करने लगी जो वो देख आए थे। वैसे आपको इस बात पर यकीनन हैरत होगी अंकल कि डैडी तमाम तर मालूमात अपनी उसी तहकीकी नशस्त पर हासिल करते हैं। उन्होंने बहुत कम समुद्री सफ़र किए हैं। मेरा अंदाज़ा है कि वो मछलियों से बातें करते हैं और मछलियाँ उन्हें गहराइयों की कहानियाँ सुनाती हैं। समुंदर के छोटे छोटे कीड़े उनके कानों के करीब अपनी आवाज़ों से उन्हें बताते हैं कि समुंदर में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। अगर ऐसा ना हो तो फिर आप भी मुझे बताइए कि उनकी किताबों के सफ़हात कैसे भर जाते हैं। तहकीकी नशस्त पर बैठकर वो समुंदर की कहानियाँ कैसे मालूम कर लेते हैं। वो कहानियाँ जो ताज़ा तरीन होती हैं और उनकी पेश गोइयाँ आप यकीन करें कि दुनिया भर के रसाइल में उनकी पेश गोइयाँ समुंदर के बारे में छपती हैं और कुछ अरसे के बाद उनकी तस्दीक हो जाती है। वो सिर्फ समुंदर की कहानियाँ सुनाते हैं और ये तहकीकी नशस्त उसी का एक हिस्सा है। एडगर ने एक बार असद शराजी की जानब देखा और उसकी आंखों में तहसीन के जज्बात थे। फिर उसने आहिस्ता से कहा, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई बेबी। प्रोफेसर से हमारी मुलाकात हो चुकी है और वो लिबास तब्दील करने के लिए गए हुए हैं। ओहो, डैडी वहाँ से वापस आ गए हैं। तब तो मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं क्योंकि मैं कुछ लेट हो गई हूँ। बराह करम आप उन्हें ये ना बताइए कि आपसे मुझसे मुलाकात हो गई है, सैंडा ने कहा और फुर्ती से दरवाजे से बाहर निकल गई। अगर वो प्रोफेसर से छुपना चाहती थी तो इस वक्त उसका बाहर निकल जाना उसके हक में बहुत बेहतर ही साबित हुआ, क्योंकि उसके निकलने के चंद ही लम्हात के बाद प्रोफेसर एक उम्दा किस्म के सूट में मलबूस अंदर दाखिल हुआ था। बिलाशुबा उसकी शख्सियत में नुमाया तब्दीली रूनुमा हो गई थी। अंदर आकर वो उन दोनों के सामने बैठ गया। चेहरे का खोया खोयापन उसी तरह था जैसे समुंदर के किनारे नजर आया था। डियर कैप्टन, तुमसे कई बार मुलाकात हुई और इस वक्त भी हमेशा की मानत मुझे तुम्हारी आमद से खुशी हुई है और मिस्टर शेख शराजी के नाम से जो कहानियाँ मंसूब हैं वो दर हकीकत मेरे लिए भी बहुत दिलकश हैं। चौंका समुंदर एक वसी व अरीज़ कायनात है और इस कायनात के बारे में जो भी तजस्सुस करे मैं उसे अजीम समझता हूँ। मिस्टर शराजी, आपको मुबारकबाद
पेश करता हूं कि आपने कम अज़ कम एक ऐसा कदम उठाया जिसकी अशद ज़रूरत महसूस की जाती थी। असद शरादी ने यह मौका गनीमत समझा और बोला, बेशक प्रोफेसर, मैंने समुंदर के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए एक जद्दोजहद का आगाज़ किया है, लेकिन इस जद्दोजहद में मैं तन्हा अपने आप को निहायत कमज़ोर पाता हूँ, और फिर वैसे भी समुंदर के बारे में मेरी मालूमात ना होने के बराबर है। मुझे यकीनी तौर पर इस अमल को जारी रखने के लिए ऐसे तजर्बेकार अफराद की ज़रूरत हुई जो मेरे इस मिशन में मेरा साथ दें, और इसके लिए मुझे आपके बारे में इल्म हुआ। मिस्टर एडगर ने मुझे ये बताया कि आप बहुत अरसे से समुंदर पर काम कर रहे हैं। मैं आपकी महारत और ज़हानत से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ प्रोफेसर, और आप को दावत देता हूं कि आप मेरे जहाज़ पर सफ़र करते हुए समुंदर के बारे में मालूमात हासिल करें। प्रोफेसर के चेहरे पर अब भी कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। निहायत सपाट और गैर जज्बाती चेहरा था, अलबत्ता आवाज़ के तासर में भी कोई फ़र्क वाक़या नहीं हुआ। उसने नरम लहजे में कहा, इसमें कोई शक नहीं कि समुंदर के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी की बाजी भी लगा सकता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों के इस मकसद की तमाम तफसीलात मालूम कर लूँ, और ये काम अभी नहीं होगा, बल्कि यूँ करते हैं कि डिनर के बाद एक नशस्त रखी जाएगी, उसमें हम फैसला करेंगे कि हमें आगे क्या कदम उठाना है। वैसे मिस्टर एडगर के खतूत मुझे मिलते रहे और उनकी पेशकश से मुझे दिलचस्पी भी महसूस हुई। मैंने अक्सर उसके बारे में सोचा है। वैसे अगर आप लोगों से मेरे मामलात तय हो गए तो इस सिलसिले में एक खसूसी बात मैं आपसे और अर्ज़ करना चाहूँगा। वो ये कि मेरी एक बेटी है सैंडा, जो अब बड़ी हो चुकी है, और अगर मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हो गया तो क्या आप मुझे इस बात की इजाज़त देंगे कि मेरी बेटी भी मेरे साथ चले? आप अपने तमाम मामलात में खुद बाइख्तियार होंगे प्रोफेसर, और हमें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा कि आप अपने साथ कितने अफराद को ले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आइए अब दूसरी बातें करें। वैसे मिस्टर शेराज़ी, समुद्री तहकीकात के सिलसिले में आपने जो इदारा कायम किया है उसकी इस वक्त क्या कैफियत है? असद शरादी प्रोफेसर को अपने इदारे के बारे में तफसीलात बताने लगा, और फिर तमाम तर मालूमात उसने प्रोफेसर को फराहम कर दी, जिसमें अमीर अर्तका हाशमी का जिक्र भी था। प्रोफेसर ने उसके बाद अपने बारे में कोई बात नहीं की थी। हाँ, रात को डिनर के बाद वो उन लोगों को लेकर एक मखसूस कमरे में चला गया, यहाँ वो उनके साथ तन्हा ही था। फिर उसने कहा, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इस सिलसिले में क्या प्रोग्राम तरतीब दिया है। इसकी तफसील मिस्टर एडगर ही बता सकेंगे, असद शरादी ने कहा, और एडगर प्रोफेसर को वो तमाम तफसीलात बताने लगा। उसने अपने साथ लाए हुए जहाज़ के तमाम फ़ोटोग्राफ भी प्रोफेसर के हवाले कर दिए, और जब उसने प्रोफेसर को ये बताया कि जहाज़ पर समुद्री तहकीकात के लिए एक लेबॉर्ट्री कायम की गई है और उसका अंचारक प्रोफेसर को मुंतखब किया गया है, और वो इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार होगा कि लेबॉर्ट्री में किस अंदाज में काम करेगा, कोई भी इस सिलसिले में उसके साथ मुदाखलत नहीं करेगा। लेबॉर्ट्री की तमाम तस्वीर भी प्रोफेसर बैरन को पेश की गई, और प्रोफेसर बैरन हस्बे मामूल सपाट और संजीदा चेहरे के साथ उन तमाम तस्वीर को देखता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ये जो कुछ मेरे सामने आया है मेरी आरज़ुओं का मरकज़ है। मेरे दिल में भी यही आरज़ू थी कि कभी मुझे ऐसा कोई मौका मिले कि किसी बहुत बड़े समुद्री जहाज़ में समुंदर में तहकीकात करने के लिए मेरे पास ज़राए मौजूद हों, और मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों ने ये एहसान मुझ पर किया है कि मुझे इसका मौका फराहम किया। मैं खुश दिली के साथ इस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ, और यूँ समझ लीजिए कि आपकी ये पेशकश मैंने कबूल कर ली। प्रोफेसर की इस आमादगी पर दोनों ही को खुशी हुई थी। प्रोफेसर के चेहरे से अलबत्ता ये अंदाज़ा नहीं होता था कि वह इस सिलसिले में कितना जज्बाती हो रहा है। बाद के मामला तय करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। उसी रात ये तमाम बातें तय हो गईं कि प्रोफेसर बैरन को किस तरह उनके साथ रवाना होना है। सैंडा से उनकी मुलाकात हो चुकी थी, और प्रोफेसर ने कहा था कि वो भी जब ये सुनेगी कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है तो बेहद खुशी होगी। प्रोफेसर बैरन ने
कहा कि मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बल्कि तमाम इंतज़ामात मेरे ज़िम्मे। भाई यहाँ से रवानगी के सिलसिले में आप लोग अपनी वापसी के लिए कोई वक्त मुतय्यन करके आए हैं? नहीं प्रोफेसर, इसकी जिम्मेदारी हमने आप ही को सौंप दी और ये सोचा था कि अगर आप हमारे साथ आने पर तैयार हो गए तो फिर आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जल्द अज जल्द वापसी का वक्त तयन कर लें। हाँ, अगर आप इसके लिए तैयार ना होते तो फिर हम खुद सब कुछ करते। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब कुछ मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। कल शाम तक का वक्त मांगता हूँ आपसे और उसके बाद किसी भी वक्त हमारी रवानगी मुतवक्का हो सकती है। चुनाचा आप लोग मेरे ख्याल में यहीं मेरे घर पर आराम कीजिए या अपने होटल में जाना पसंद करेंगे। हमारा क़याम होटल अस्कारा में है और वहाँ हमें कोई तकलीफ़ नहीं है प्रोफेसर, इसलिए आप ये जहमत ना करें। अलबत्ता अपना आप बाकी तमाम इंतज़ामात जिस अंदाज में भी करना चाहें कर लीजिएगा। प्रोफेसर बैरन दर हकीकत बहुत बाइख्तियार निकला, क्योंकि दूसरे दिन दोपहर को 2 बजे उसने टेलीफोन करके कहा कि 5:30 बजे की फ़्लाइट से ये वापस तुर्की रवाना हो रहे हैं और प्रोफेसर ने इस सिलसिले में तमाम इंतज़ामात कर लिए हैं। बाकी प्रोग्राम भी तय हो गया। चुनाचा उसी शाम उन लोगों ने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। गार्था ने जायंट के साथ जो कुछ किया था उसका उसे ज़रा बराबर अफसोस नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की कोई झलक नज़र नहीं आई। होटल पहुंचने के बाद वो अपने कमरे में चली गई और वो दोनों अपने कमरे में दोनों ही परेशान नज़र आ रही थीं। मार्था ने अपनी दोनों साथी लड़कियों से कहा कि हमें ईरान पहुंच जाना चाहिए। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि ईरान में हमारे ग्रुप के अफराद मौजूद हैं और नहायत कामयाबी से वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। गालबन तुम्हारे जहन में लाइक ज़ाहदी ज़रूर होगा। जी मैडम, उसके पास बेहतरीन ज़राए मौजूद हैं। चुनाचा वो इस जहाज़ की कीमत के बारे में मालूमात करके हमें इत्तला देगा और उसके बाद हम ये देखेंगे कि अपना काम किस अंदाज में सर अंजाम दे सकते हैं। गार्था ने दर हकीकत इस सिलसिले में ज़्यादा वक्त सिर्फ नहीं किया, वो लोग ईरान के लिए रवाना हो गए। सफ़र पुरसकून था। वो तेहरान पहुंच गए और फिर यहाँ उन्होंने एक उम्दा से होटल का इंतखाब किया। गार्था की संजीदगी बदस्तूर कायम थी। होटल के खूबसूरत कमरे में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला काम एक टेलीफोन करने का किया। यह टेलीफोन किसी इदारे को किया गया था। दूसरी तरफ से इदारे की किसी खातून ने टेलीफोन मसूल किया। माफ़ कीजिएगा खातून, मैं मिस्टर लाइक ज़ाहदी से मिलना चाहती हूँ। अफसोस इस वक्त आपकी उनसे मुलाकात नहीं हो सकेगी क्योंकि वो मौजूद नहीं है। कहाँ हैं? मैं ये बात नहीं जानती। सुनो, मेरा नाम गार्था वर्था है। लाइक ज़ाहदी से जहाँ भी राब्ता कायम हो सके किसी भी शक्ल में ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उन्हें मेरे बारे में इत्तला दो। उनसे बहुत जल्द मिलना बेहद ज़रूरी है। तब मैं आपकी मुलाकात एक और ज़िम्मेदार शख्सियत से कराए देती हूँ। उसने कहा, जल्दी करो। गार्था सर्द लहजे में बोली और थोड़ी देर के बाद एक मर्दाना आवाज़ उभरी। जी फरमाइए मिस्टर, आप जो कोई भी हैं, मैं लाइक ज़ाहदी से मिलना चाहती हूँ। वो जहाँ भी हों और कितने ही अहम मसरूफियत में हों, आप उन्हें मेरे बारे में इत्तला दीजिए और ये कहिए कि मैं यहाँ एक होटल में क़याम पजीर हूँ। आप बराहे करम मेरे होटल का पता नोट कर लीजिए। ज़ाहदी को अगर आपने फ़ौरन तलाश करके मुझ तक ना पहुँचाया तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। मैंने कब इनकार किया है मोहतरमा, आप पता नोट करवा दीजिए। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और गार्था ने पता नोट कराने के बाद टेलीफोन बंद कर दिया। वो सख्त बेचैन नज़र आ रही थी और ये बेचैनी मुसलसल 6 घंटे तक तारी रही। 6 घंटे के बाद उसे एक टेलीफोन मसूल हुआ। दूसरी तरफ से बोलने वाला ज़ाहदी था। मैडम, क्या आप ही हैं? मैंने गलत तो नहीं सुना? दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। ज़ाहदी, मैंने तुम्हें 24 घंटे कबल टेलीफोन किया था। मुआफ़ी चाहता हूँ मैडम, मैं बहुत ही ज़रूरी काम में मसरूफ़ था। ताहम अगर मुझ तक इत्तला पहुँच जाती तो आप यकीन फरमाइए मैं फ़ौरी तौर पर आपके पास हाज़िर हो जाता। आप हुक्म दीजिए मुझे क्या करना है। जहन्नम में जाना है, समझ रहे हो तुम?
जी बेहतर मैडम, मेरा मतलब है मैं हाज़िरी दूं अगर ज़रूरी समझो तो। मैं अभी बहुत जल्द पहुंच रहा हूं। दूसरी तरफ से इंतज़ार किए बगैर फ़ोन बंद कर दिया गया और फिर जो शख्स इस जगह पहुंचा था जहां गार्था मुकीम थी, वो बहुत ही शानदार शख्सियत का मालिक था। कद तकरीबन 6 फुट से भी निकलता हुआ था और जिस कार में वो यहाँ तक आया वो कीमती तरीन थी। उसकी उंगलियों में हीरे की अंगूठी पड़ी हुई थी। होटल में दाखिल हुआ तो वहाँ का अमला मुअद्दब हो गया, लेकिन वो रुके बगैर लिफ्ट की जानब बढ़ गया और चंद लम्हात के बाद वो गार्था के कमरे के दरवाजे पर था। उसने लड़ते हुए हाथों से दस्तक दी और अंदर से जवाब मिलने के बाद अंदर दाखिल हो गया। कोरा और ग्रीना वहीं मौजूद थीं। गार्था एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उस शख्स की हालत काबिले दीद थी। अपनी शख्सियत के बरअक्स वो इस वक्त बिल्कुल चूहा महसूस हो रहा था। गार्था ने सर्द निगाहों से उसे देखा और फिर आहिस्ता से बोली, बैठ जाओ। मैं मुआफ़ी के लिए अल्फाज नहीं पाता मैडम, ख़ास तौर से इसलिए कि आपकी फौरी तलबी के बावजूद मैं नहीं पहुंच सका। दरअसल मैं कहानियां नहीं सुनना चाहती। तुम्हारे सुपुर्द मैं एक अहम काम करना चाहती हूं और तुम्हें अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क करके इस पर तवज्जो देनी है। आज से 6 दिन कबल मिस्र से एक समुद्री जहाज़ रवाना हुआ जिसका नाम अखनातून है और एक शख्स अमीर अर्तका हाशमी की प्राइवेट मलकियत है। इस जहाज़ का सफ़र तफरीही नौइयत रखता है। इसके बारे में पूरी तफसील दरकार है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात तक ये भी बताना है कि इस वक्त वो कहाँ है। समझ रहे हो ना मेरी बात? बराहे करम मुझे तारीख नोट करवा दीजिएगा, ज़ाहदी ने कहा और गार्था ने उसे वो दिन बता दिया जब उसे एक बदतरीन नुकसान से 2-4 होना पड़ा था। ज़ाहदी ने गर्दन खम करते हुए कहा, मैं अपनी तमाम कोशिशें इस काम में सिर्फ कर दूंगा और जिस कदर जल्द मुमकिन हो सका आपको इसके बारे में इत्तला दूंगा। तरीक़ाकार क्या इख्तियार करोगे? समुंदर में और फिजाओं में जिस कदर ट्रैफिक रमा दमा रहता है, वो सब अखनातून के बारे में मालूमात हासिल करके इस खादम को इत्तला देगा और आप इत्मीनान रखिए, ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं यहीं इसी कमरे में तुम्हारे इस जवाब का इंतज़ार करूंगी और अब तुम वापस जा सकते हो। वो वहीं खड़े खड़े गर्दन खम करके वापस चल पड़ा। गार्था के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट की कोई रमक नहीं थी। गालबन उसे शिद्दत से अपनी नाकामियों का एहसास था। बहरतौर ज़ाहदी ने अपने काम में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाई। उन्हें सिर्फ एक रात का इंतज़ार करना पड़ा। दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे टेलीफोन की घंटी ने ही गार्था को बेदार किया। उसी ने रसूल उठाकर कहा, हाँ कौन है? आपका खादम ज़ाहदी हूँ। कोई कामयाबी हासिल हुई तुम्हें? मैडम का हुक्म था, इसलिए कामयाबी क्यों ना होती। अखनातून के बारे में इल्म हो गया है। वो इस वक्त बहरा असूद में लंगर अंदाज है। वो तुर्की पहुंच चुका है। क्या तुम्हारी ये इत्तला बिल्कुल दुरुस्त है? मैडम को गलत इत्तला देने का मकसद मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वेरी गुड। और इसके बाद तुम्हें हमारे लिए एक और काम करना है। ज़ाहदी, तुमने देखा होगा मेरे साथ 2 लड़कियाँ और भी हैं। हम तीनों को तुर्की रवाना होना है और उसके लिए इंतज़ामात मैं तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। मैडम जब भी हुक्म फरमाएं, कब तक रवानगी चाहती हैं? जल्द अज जल्द, बहुत जल्द। मैं हाज़िर हो रहा हूँ। आप मुझे अपने पासपोर्ट वगैरह दे दीजिए। इत्मीनान रखिए, तमाम काम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो जाएगा। टेलीफोन बंद करने के बाद गार्था ने कोरा और ग्रीना की जानब देखा और बोली, ये शख्स जहाँ बहुत बड़ी हैसियत का मालिक है, बहुत बड़ी सियासी, समाजी और सरकारी हैसियत है इसकी, लेकिन हमारे इदारे के लिए एक मामूली रुकन। क्या समझी? अजीम शान अखनातून बहर सूद में लंगर अंदाज था और उसकी शान शौकत काबिल दीद। अतराफ में खूबसूरत शहर की आबादी बिखरी हुई थी और अमीर अर्तका ने तमाम मराहत हासिल कर ली थी। वो जहाज़ पर ऐशो इशरत में मसरूफ़ था और अमूमन सैरो सियाहत के लिए अपनी 7 बीवियों के साथ स्टीमर के जरिए शहर की जानब निकल जाता। दर्दाना या शाबान को उसकी ज़रूरत नहीं पेश आई थी। वो सैर करते। अमीर के कहने पर बस एक बार वो शहरी सियाहत के लिए गए थे और पूरा दिन सैर तफरी के लिए वो करके वापस आ गए।
शाबान खसूसी तौर पर जहाज की निगरानी करता था, क्योंकि एडगर ने उसे अपना नायब मुकर्रर किया था और तमाम तर जिम्मेदारियां उसके सुपुर्द कर दी थीं। नायब कप्तान की हैसियत से शाबान ने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया था वो सब के लिए ही बाइसे दिलचस्पी था। वैसे शाबान को जानने वाले तो यहाँ मौजूद नहीं थे सवाए दर्दाना के, लेकिन उस नौजवान लड़के की इंतजामी सलाहियतों का एतराफ अखनातून पर मौजूद हर शख्स ने किया था और दबी दबी जुबान में बहुत से लोगों ने कहा था कि बिलाशुबा वो बेहतरीन कप्तान साबित हो सकता है। उसके अंदर बड़े से बड़े मसले को संभालने की सलाहियतें मौजूद थीं। दर्दाना इस वक्त भी अरशे के एक गोशे में खड़ी शाबान को मसरूफ देख रही थी। ताहद्दे निगाह समुंदर में छोटी छोटी कश्तियां और बड़े बड़े जहाज स्टीमर लांचे नजर आ रहे थे। मामूलाते जिंदगी रवां दवा थीं और दर्दाना नायब कप्तान की वर्दी में इंतहाई हसीन नजर आने वाले शाबान को देखकर ना जाने कौन कौन सी सोचों में खोई हुई थी। शाबान ने जो कुछ सीखा दर्दाना के सामने सीखा, लेकिन दर्दाना आज तक उसके अंदर मौजूद पोशीदा कुव्वतों से नावाकिफ थी। अलबत्ता जब कभी कोई हैरतनाक वाकया हो जाता तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि शाबान के अंदर कोई ऐसी रूह मौजूद है जिसका इल्म गालबन दुनिया के किसी फर्द को भी नहीं है और उसके लातदाद शवाहद मिले थे। वो लम्हा लम्हा शाबान के बारे में सोचती रहती और जहाँ भी कभी उसे शाबान के अमल का एहसास होता तो वो ये महसूस कर लेती कि उन लोगों की सलाहियतें शाबान के सामने कोई हसीयत नहीं रखती। वो बहुत पुरएतमाद था और जब भी कभी कोई मसला दरपेश होता उसके होंठों की मुस्कुराहट पर कोई फर्क वाक़या नहीं होता था। बहुत देर इसी तरह गुजर गई, फिर शाबान की निगाह उस पर पड़ी और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दर्दाना के करीब आ गया। दर्दाना के होंठों पर इस्तकबालिया मुस्कुराहट फैल गई थी। हेलो शाबान। हेलो आंटी। भाई तुम मुझे हर जगह हैरान कर देते हो। आप हैरान होने में कुछ ज्यादा ही खुशी महसूस करती हैं आंटी, और मैं को इसलिए हैरान होने से नहीं रोकता कि ये आपका एक मशगला है, शाबान ने शगुफ्ता लहजे में जवाब दिया और दर्दाना हंसने लगी। उसी वक्त जहाज का एक इंजीनियर शाबान के पास पहुंच गया और उससे कुछ ज़रूरी गुफ्तगू करने लगा। दर्दाना उन दोनों को गुफ्तगू करता हुआ छोड़कर चली गई थी। फिर अरशे पर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी और वह उस जानब मतवज्जा हुई। चंद अफराद समुंदर की जानब इशारा कर रहे थे। दर्दाना तेज तेज कदमों से चलती हुई उनके करीब पहुंच गई। तब उसने दूर से उस स्टीमर को आते हुए देखा जिसमें कैप्टन एडगर, असद शरादी कुछ और मेहमानों के साथ आते नजर आ रहे थे। उन लोगों की आमद की कोई इत्तला नहीं मिली थी। उन्हें खुश आमदीद कहने के लिए वही लोग भी जाते। शाबान को भी ये इत्तला मिल गई और चंद लम्हात के बाद वो अरशे पर पहुंच गया। उन लोगों को जहाज पर लाने के लिए इंतजामात किए गए और तमाम तैयारियां चंद लम्हात के अंदर अंदर हो गईं। इसके बाद वो सब एक सीढ़ी के जरिए ऊपर आने लगे। दर्दाना ने उन लोगों के साथ प्रोफेसर बैरन को देखा और एक ही निगाह में उसकी शख्सियत दर्दाना को बेहद पुरइसरार महसूस हुई। फिर उसकी निगाह में उस हसीन और नाजुक अंदाज लड़की पर भी पड़ी जो चेहरे से ही शोक नजर आती थी। उसके बारे में अभी कोई इल्म नहीं था कि ये कौन है। असद शरादी और एडगर ऊपर आ गए। अमीर अर्तका इस वक्त जहाज पर मौजूद नहीं था और सैरो सियाहत के लिए अपनी बीवियों के साथ गया हुआ था। असद शरादी उन सब से पुरखुलूस अंदाज में मिला। कैप्टन एडगर फौरन ही शाबान के पास पहुंचा और उसने पुरजोश अंदाज में कहा, हेलो यंग बॉय, कहो तुम्हारे मामलात कैसे चल रहे हैं। आपकी दी हुई हदायत के मुताबिक प्रोफेसर बैरन और शहरादी के साथ दूसरे लोगों से मिल रहा था। वो बहुत सी संजीदा किस्म का आदमी था। असद शहरादी ने दर्दाना से भी उसका तारुफ कराया और फिर उसे सैंडा के बारे में तफसीलात मालूम हुई। सैंडा की शोक आंखों में चमकती हुई मुस्कुराहट दर्दाना को बहुत भली लगी। उसने सैंडा को करीब करते हुए कहा, मुझे यूं लगता है जैसे तुम मेरी बेहतरीन दोस्त साबित होगी। सैंडा बेगौर दर्दाना को देखने लगी। फिर उसने कहा, एशियाई खवातीन मेरी कमजोरी हैं और मैं अक्सर उनके बारे में बहुत कुछ सोचती रहती हूँ। अगर मुझे इसका मौका मिल जाए
کہ میں آپ کے अच्छे दोस्तों में शुमार हो जाऊं तो मेरी एक बहुत पुरानी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। दर्दाना ने मुस्कुराकर उसका शाना थपथपाया था। प्रोफेसर बैरन तमाम लोगों से रस्मी तौर पर मुलाकात करने के बाद कैप्टन एडगर की जानिब मतवज्जा हुआ, जो अभी तक शाबान से गुफ्तगू कर रहा था, और फिर प्रोफेसर खुद ही आगे बढ़कर उन दोनों के करीब पहुंच गया। शाबान ने मुस्कुराकर प्रोफेसर से हाथ मिलाया और प्रोफेसर उसका हाथ में लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लहराने लगी थी और वो किसी कदर हैरान सा हो गया। चंद लम्हात के सकूत के बाद जैसे उसे एकदम संभला सा महसूस हुआ, उसने गर्दन झटकी और फिर एडगर से मुखातब हुआ, ये नौजवान कौन है? अखनातून का नायब कैप्टन, एडगर ने जवाब दिया। वेरी गुड, बहुत दिलकश, बहुत शानदार। शाबान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा। प्रोफेसर दूसरे लोगों की जानिब मतवज्जा हो गया। अमीर अर्तका के बारे में दोनों ही ने सवालात किए थे और उन्हें बता दिया गया कि अमीर सैरो सियाहत के लिए शहर गया हुआ है। फिर वो लोग प्रोफेसर को एक मखसूस जगह लाए। इधर कैप्टन एडगर से शाबान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे कैप्टन एडगर के इस मिशन के बारे में तफसीलात मालूम थीं और मैंने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए एक खूबसूरत कैबिन आरस्ता कर दिया है, लेकिन उसकी बेटी उसके साथ होगी, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। ताहम इस कैबिन में 2 बिस्तर मौजूद हैं और अगर उसके लिए अलग कैबिन दरकार हुआ तो मैं फ़ौरन ही बंदोबस्त कर दूंगा। मेरा ख्याल है प्रोफेसर की बेटी उसके साथ ही रहेगी। ताहम तुम उसके बराबर एक और कैबिन का बंदोबस्त कर दो ताकि अगर वो अलग रहना चाहे तो उसे कोई दिक्कत ना हो। शाबान गर्दन खम करके चला गया। एडगर और असद शेराज़ी वापसी के सफ़र के बावजूद फ़ौरन ही अखनातून पर मसरूफ़ हो गए और कुछ देर के बाद प्रोफेसर को उसका कैबिन दिखाया गया। यहाँ असद शेराज़ी ने कैप्टन एडगर से कहा कि वो प्रोफेसर से मालूम करे कि उसकी बेटी उसके साथ ही रहेगी या अलग, और जब प्रोफेसर से यह सवाल किया गया तो उसने जवाब दिया, बैन सैंडा मेरे साथ रहना पसंद नहीं करेगी, उसके लिए किसी अलग जगह का बंदोबस्त हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दरअसल मेरे मशागल इस कदर बेजार कुन होते हैं कि कोई भी मेरे साथ बर्दाश्त नहीं कर पाता। तब आप अपनी रिहाइश गाहें देख लीजिए। प्रोफेसर और सैंडा ने अपने अपने कैबिन बहुत पसंद किए थे और उनका शुक्रिया अदा किया। असद शेराज़ी ने कहा, हमें अमीर अर्तका की वापसी का इंतज़ार है, चुनाचा उनकी वापसी के बाद आपको इस लेबॉर्ट्री का मुआयना करने के लिए ज़हमत दी जाएगी। अमीर की वापसी काफ़ी देर बाद हुई। इस दौरान दर्दाना सैंडा को अपने साथ लिए हुए जहाज़ की सैर कराती रही और सैंडा ने एक एक चीज़ देखकर मुहज़्ज़रत का अज़हार करते हुए कहा था, हैरान कुन बात यह है मैडम कि मैंने आज तक कभी समुद्री सफ़र नहीं किया, ताहम मेरे दिल में ये आरज़ू हमेशा परवान चढ़ती रहती थी कि कभी चांदनी रातों में समुंदर का इस तरह नज़ारा करूं कि मेरे अतराफ़ में कोई आबादी ना हो, और ये काम एक समुद्री जहाज़ के ज़रिए ही मुमकिन हो सकता था। मेरी इस आरज़ू की कभी इस अंदाज में पूरी हो जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। यही वजह है कि जब डैडी ने मुझे इसके बारे में बताया तो मैंने इंतहाई खुशी का इज़हार किया। इसी गुफ्तगू के दौरान अमीर की वापसी हुई थी। अमीर अपनी बेगमात के साथ जहाज़ पर पहुंचा तो सैंडा के चेहरे पर हैरत के आसार फैल गए। उसने हैरत और दिलचस्पी से इस मंजर को देखा और सरसराते हुए लहजे में बोली, ये कौन है? आह, किस तरह किस्से कहानियों वाली बात मालूम होती है। हर शख्स कितना अजीब नज़र आ रहा है। मैडम, ये कौन है? इस जहाज़ का मालिक अमीर अर्तका हाशमी। मगर मैंने अल्फ लैला से मुतअल्लिक़ कुछ कहानियाँ पढ़ी और सुनी हैं जो मशरक़ी सकाफ़त की आईनादार होती हैं। ये उन जैसे नज़र ही नहीं आ रहे। हाँ, इसका ताल्लुक़ मिस्र से है। बहुत अजीब। तो यकीनन हमारे साथ सफ़र करेंगी। ये औरतें कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं इस लिबास में। अमीर की बेगमात अपने कैबिनों की जानब चली गईं और अमीर एक एक से गले मिल रहा था। उसने नहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ प्रोफेसर से गुफ्तगू की और उससे इसकी खैरियत दरियाफ़त करने के बाद उसकी आमद पर खुशी का इज़हार किया।
रात को तकरीबन 8:30 बजे खाने से पहले प्रोफेसर वास लेबॉर्ट्री की सैर कराने का फैसला किया गया, जो उसके चार्ज में रहने वाली थी, और तमाम ही लोग उसे लेकर लेबॉर्ट्री की जानब चल पड़े। प्रोफेसर खामोश तबाह और किसी कदर अजीब सी फितरत का मालिक था। उसका अंदाज़े गुफ्तगू इंतहाई नरम होता था, जबकि उसका चेहरा देखने से ये अंदाज़ा होता था कि वह हर वक्त शदीद गुस्से के आलम में रहता है। उसने बिल्कुल खामोशी से लेबॉर्ट्री के एक एक गोशे को देखा और फिर उसकी निगाहें उठाकर असद शेराजी और कैप्टन एडगर को देखा। फिर बोला, मैं तुम लोगों को इस शानदार लेबॉर्ट्री की तामीर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे मैं थोड़े से तुम्हारे मकासद जान चुका हूँ। कैप्टन एडगर ने मुझे तफसील से बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन इसके बावजूद इस लेबॉर्ट्री को देखकर तबसरा करना चाहता हूँ। मिस्टर असद, आप मुझे बताइए, इस अजीम शान मकसद की तकमील के लिए आपके जहन में क्या क्या ख्यालात हैं? प्रोफेसर, बहुत अरसे से मैं महम जोयाना ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मैंने दुनिया के बेशतर इलाकों में बहुत से अजीबोगरीब मनाजर देखे हैं। उम्र के इस हिस्से में पहुँचने के बाद मैंने अपने दिल में ये सोचा कि अब तक मैंने जो कुछ किया वो एक बेमकसद सा काम है और उससे इंसानियत को कोई फ़ायदा नहीं हासिल हो सका। अब जबकि ज़िंदगी अपने इस मकसद के लिए वक्फ कर दी है, तो आखिरी वक्त में कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जाए जो इंसानियत की भलाई के लिए भी हो और मैं इस कारनामे के सहारे जिंदा रहूं। मेरे जहन में जो मंसूबे हैं वो कैप्टन की मदद से तरतीब पाए हैं। दुनिया के नक्शे पर जिस कदर समुद्री सफ़र के लिए गुजरगाहें बनाई गई हैं, मैं उनसे हटकर सफ़र करना चाहता हूं और ये जहाज़ इस मकसद के लिए मुकम्मल तरीन है। ये शदीद तरीन समुद्री ख़तरात का मुकाबला कर सकता है और इस सिलसिले में प्रोफेसर अगर चाहें तो इसका कल दिन में मुआयना कर सकते हैं। मैं ख्वाहिशमंद हूँ इस बात का कि हमारे पास मौजूद बेहतरीन गोताखोर समुद्री गहराइयों में उतरकर प्रोफेसर की हदायत के मुताबिक अमल करें और वहाँ से वो तमाम जड़ी बूटियाँ हासिल करें जिनसे ये अंदाज़ा हो सके कि समुद्र की गहराइयों में क्या कुछ है। इस काम के लिए हमने 8 माहिर तरीन आदमियों का इंतखाब किया है जो समुद्री जड़ी बूटियों की तहकीकात के सिलसिले में प्रोफेसर के मुआवनकार होंगे। मुख्तसर ये कि मेरी गर्ज सिर्फ इसी हद तक है, हम समुद्री दुनिया से मुतअल्लिक़ मालूमात हासिल करें और उसके बाद इंसानियत की भलाई के लिए जो कुछ भी पा सकें उसे इंसानियत के सामने पेश कर दें। प्रोफेसर ने ये तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद कहा, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ मिस्टर शेराजी। बेशक समुद्र की गहराइयों में बहुत से काम दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में किए जा रहे हैं और उनके लिए बहुत सी हुकूमतें बड़े बड़े सरमाए सिर्फ कर रही हैं। ख़ास तौर से तेल और गैस वगैरह की तलाश के सिलसिले में आला पैमाने पर कार्रवाई हुई है। समुद्री जड़ी बूटियों से भी दुनिया के बहुत से ममालिक फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये महम अपनी नोइयत की अनोखी महम है। मैं अपने आप को माहिर समुद्रियात नहीं कहता और ये भी नहीं कह सकता कि इस सिलसिले में मुझे तहकीकात करने में आसानियाँ होंगी या नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, वो ये कि मेरी अपनी तमाम तर खिदमात इस काम के लिए पेश हैं। मैं कुछ तजावीज़ पेश करना चाहता हूँ जिसके लिए आप लोग गौर फरमाइए और यूँ ही चलते चलते हम इन तजावीज़ पर अमल भी कर सकते हैं। हम इन तजावीज़ का खलूसे दिल से खैर मकदम करेंगे। अमीर ने कहा, हमें कुछ और ऐसे माहिरीन की ज़रूरत होगी जो समुद्री जड़ी बूटियों पर खसूसी तौर पर निगाह रखते हों और मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगा कि ऐसे माहिरीन हमें कहाँ से मिल सकते हैं। मैं इस सिलसिले में उनसे राब्ते भी रखता हूँ और वो हमारी मददगार साबित होंगे। इसके अलावा इस लेबॉर्ट्री में मुझे जिन चीज़ों की कमी महसूस होगी, दुनिया के किस जदीद मुल्क में पहुँचने के बाद हम वो चीज़ें भी हासिल कर लेंगे ताकि हमारे काम में हमें आसानी हो। इसके अलावा मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये सफ़र मुख्तसर नहीं होगा, बल्कि जब हम समुद्री दुनिया की तलाश में निकलेंगे तो हमें तवील तरीन ज़िंदगी इस जहाज़ पर गुजारना होगी। इसके सिलसिले में एक लाहे अमल बना लिया जाएगा और उसी के मुताबिक हम सब अमल करेंगे। मैं अपनी खिदमत सिर्फ इस लेबॉर्ट्री के लिए पेश करता हूँ और नहायत खलूस से इस काम पर आमादा हूँ।
प्रोफेसर के इस बयान के बाद इंतहाई खुशी का इजहार किया गया और उसके बाद कैप्टन अडगर ने अमीर अर्तका को देखते हुए कहा, और अमीर अगर इजाज़त दें तो अब हम इस क़याम को मुख्तसरीन तरीन कर दें, यानी चंद घंटों के अंदर अंदर हमें यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वक्त हम लोग यहाँ सिर्फ कर चुके हैं। मैं इस सिलसिले में ये भी मालूमात चाहता हूँ कि अब हमारा रुख किस जानब होगा। आया हम समुद्री पट्टी छोड़ दें और उस पट्टी से हटकर काम करें, या प्रोफेसर की ख्वाहिश के मुताबिक किसी ऐसे मुल्क का रुख। प्रोफेसर ने जिस तरह फरमाया कि वो कुछ माहरीन को तलब करेंगे, तो उसके लिए हम उनसे हदायत चाहते हैं कि हमें किस सिमत जाना चाहिए। प्रोफेसर ने मस्ताना अंदाज में कहा, चलते रहो, मुझे जहाँ ज़रूरत होगी मैं मुदाखलत कर लूँगा। मेरा ख्याल है सफ़र अगर समुद्री पट्टी से हट कर हो तो ज़्यादा दिलकश और दिलचस्प होगा। हम आगाज़ करके देखेंगे कि अपने मकसद में कहाँ तक कामयाबी हासिल हो सकती है। अमीर ने सफ़र के लिए मंजूरी देते हुए कहा, मैं अपने दोस्तों के ताउन के साथ इस बात का ऐलान करता हूँ कि जहाज़ को जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके यहाँ से रवाना कर दिया जाए। गार्था की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे संगीन वाक़यात थे जिनकी मुनासबत से उसे एक खौनख्वार तरीन औरत कहा जा सकता था, लेकिन इस बार जो जिम्मेदारी उसके सुपुर्द की गई थी उसने उसे नाकों चने चबवा दिए। ज़ाहदी के ज़रिए उसने तमाम इंतज़ामात किए, तुर्की रवाना हो गई। यहाँ पहुँचने के बाद मामूल के मुताबिक एक आला दर्जे के होटल में क़याम किया। यहाँ पहुँचने के बाद उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया और इब्तदाई कार्रवाई के तौर पर उसने टेलीफोन डायरेक्टरी में तकरीबन 1 घंटा सर्फ करने के बाद एक टेलीफोन नंबर निकाला और रसूल हाथ में लेकर नंबर डायल करने लगी। कुछ देर के बाद किसी से राब्ता कायम हो गया और उसने कहा, मैं मिस्टर हारिस बे से मुलाकात करना चाहती हूँ। फिर उसने अपनी रिहाइशगाह वगैरह के बारे में तफसीलात बताईं और उसके बाद अपना नाम भी बता दिया और रसूल रख कर इंतज़ार करने लगी। वो दोनों इस बार उसके साथ ही कमरे में मुकीम थी। काफ़ी देर गुजरने के बाद टेलीफोन की घंटी बजी और गार्था ने रसूल उठाकर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ सुनने के बाद उसने कहा, हाँ हारिस, मैं गार्था बोल रही हूँ। मैडम आप? क्या आप? मेरा मतलब है गार्था वर्था, क्या आप? तुम पर इस कदर बदहवासी क्यों तारा हो गई? गार्था ने कहा, नहीं, मेरा मतलब ये था कि मुझे आपकी आमद की कोई इत्तला नहीं मिली। मुझे अचानक ही यहाँ आना पड़ा और इस वक्त मुझे तुम्हारी अशद ज़रूरत है। मुझे अपनी क़यामगाह के बारे में बताइए, मैं फ़ौरन हाज़िर हुआ जाता हूँ। गार्था ने उसे अपनी रिहाइशगाह की तफसील बताई और हारिस ने कहा कि वह थोड़ी देर बाद पहुँच रहा है। फिर ये लोग उसका इंतज़ार करती रहीं। सफ़ेद सूट में मलबूस एक नहायत खूबसूरत और तवाना आदमी उनके कमरे में पहुंचा था। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे, जैसे वो गार्था से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो। और रस्मी गुफ्तगू के बाद गार्था ने कहा, मैं इंतहाई परेशानी के आलम में हूँ। इस वक्त मुझे बहर असूद में लंगर अंदाज उस जहाज़ के बारे में मुकम्मल तफसीलात दरकार हैं जिसका नाम अखनातून है। मैं ये जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ और इस सिलसिले में कोई दिक्कत का तयन नहीं किया जाना चाहिए। मेरा मतलब है दिन की रोशनी ज़रूरी नहीं है। ये काम जिस कदर जल्द हो सके बेहतर है, गार्था ने कहा और हारिस ने गर्दन खम करते हुए जवाब दिया, मैं फ़ौरन रवाना हो रहा हूँ। उसके अलावा मीज़म मुझे यहाँ मेरी खिदमात बताएं। नहीं, सबसे बड़ा काम यही है, तुम फौरी तौर पर जिस तरह भी मुमकिन हो सके अखनातून के बारे में मालूमात हासिल करो और किसी भी वक्त मुझे रिंग करके इत्तला दे सकते हो। बहुत बेहतर। हारिस वहाँ से चल पड़ा। उसके बाद के मामूलात जारी रहे थे। रात के तकरीबन 3:30 बजे जब टेलीफोन की घंटी बजी और गार्था ने रसूल उठा लिया, दोनों चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी थीं। गार्था ने कहा, हाँ हारिस, कहो क्या रिपोर्ट है? जहाज़ अखनातून कल सुबह 5:30 बजे यहाँ से आगे रवाना हो गया है।